नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। सवाल हमारा जवाब भी हमारा। जी हाँ, श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है। आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि भाग 28 पर पहुंच चुके हैं और आप लोग को 280 प्रश्न तो मूल प्रश्न हो गए, बाकी जो बताया जा रहा है वो तो अतिरिक्त है। यानी 280 प्रश्न आपको बता दिया गया है। इसी क्रम से हम पिछले वीडियो का यानी भाग 27 का प्रश्न बताने वाले हैं, फिर आपको 10 सवाल फिर देंगे और आप लोग अच्छा कमेंट करके जवाब भी दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आप लोग के उत्तर भी सही मिल रहे हैं। तो बस इसी तरह से आपका सहयोग चाहिए। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आपको बता दें कहीं न कहीं आयोग द्वारा ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएँगे। आपसे छोटे-छोटे बिंदु पर प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत व्याख्यात्मक नहीं पूछा जाएगा। आपसे बहुत छोटे-छोटे पूछे जाएँगे, बहुत नहीं कि करिए कि इसकी व्याख्या करिए, बस थोड़ा-सा आपसे छोटा कर देंगे। अच्छा ये बताइए गोरखनाथ के कितने शिष्य थे? बस ऐसे पूछ लेंगे। रामायण में कितने सर्ग हैं? बताइए। ठीक है? फिर अलवारों की संख्या कितनी है? 2-4 बताइए। तो इसी तरह से आपसे छोटा-छोटा प्रश्न करके पूछेंगे। फिर इसके बाद आपसे भिखारीदास किसके सभापति थे या किसके आश्रम में रहते थे? इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। जिस तरह से हम बता रहे हैं, उसी तरह से आपको हम प्रश्न बताने का मेरा मतलब ये है कि आपका एक आधार दे रहे हैं, कहाँ-कहाँ से पूछा जाएगा और कैसे-कैसे पूछा जाएगा, बस इसी तरह से आपको हम देते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के हम कौन-कौन से प्रश्न के जवाब लेकर आए हैं और फिर प्रश्न आपको देंगे। तो चलिए, चैनल को जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जितने भी नोटिफ़िकेशन हैं वो आपको मिलते रहते हैं, और जो कर लिए हो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है? तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बता दें, पुनर्जागरण। किस नाम से? पुनर्जागरण। तो पुनर् देख लीजिए कहाँ जागरण पे लगा, जा पे लगा, इसलिए तब सही होगा, ना पे नहीं लगा। पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। प्रथम उत्थान भी कहा जाता है, तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु के नाम पे ही पड़ा है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न। छायावाद के किस कवि को सलाका पुरुष कहा जाता है? सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो सलाका पुरुष कहा जाता है निराला। किसको कहा जाता है? निराला, जिनका पूरा नाम आप लोग जाने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी एक पुत्री थी जिसपे लिखे थे सरोज स्मृत, तो ये एक शोक गीत है, ठीक है? निराला छायावाद के चतुष्टय में आते हैं। इनको एक उपाधि मिली है, महेश की उपाधि, ठीक है? अगला प्रश्न। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अंतिम प्रसिद्ध कवि आपके हैं पद्माकर। कौन है? पद्माकर। ये अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं लक्षण ग्रंथ लिखने में कवि। इनको ये तीज त्योहार के लिए भी जाने जाते हैं। पद्माकर रीतिबद्ध के कवि हैं। अगला प्रश्न। कुछ लोग कहते हैं कि आधा समय आप बताने में लग देते हैं ये वो, तो हम इसलिए वीडियो को बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो ऐसा है, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, तो समय हम आपका नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप ज़्यादा समय तक बात करते हैं, तो बात हम एक भी फालतू नहीं करते, सब इसी के संबंधित करते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न है, सरा और बेसरा में क्या अंतर है? सरा और बेसरा। तो सरा जो है सनातनी है, बेसरा जो है सूफी है, मस्त मौला है। अब अंतर क्या है इसमें? देखिए थोड़ा अंतर यही है कि सरा शरीयत को मानने वाले थे और बेसरा शरीयत को नहीं मानने वाले थे। अब आप सोचेंगे शरीयत क्या है, तो हम आपको बताते हैं। शरीयत, शरीयत का मतलब मानने वाले थे, यानी मुस्लिम के जो नियम कानून धर्म थे उसी को मानने वाले थे। जैसे नमाज हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गया, पता नहीं क्या-क्या उसमें होता है, ये सब शरा वाले मानते थे, ठीक है? शरा वाले। और बेसरा वाले क्या थे? ये सब नहीं मानते थे। ये सब इसको नहीं मानते थे, ना उनके धर्म नियम कानून पर नहीं चलते थे, लेकिन ये भी क्या थे?
सूफी कवि थे। ठीक है, जो सूफी कवि बिना नियम के रहे वो बेसरा हुए, और जो नियम से चले वो सरा रहे। जैसे हिंदू धर्म में देखिए कुछ लोग मानते हैं ना कि मंगलवार को नाखून नहीं करना चाहिए, इस दिन बाल नहीं करना चाहिए, ये सब तीना पांचा, तो ये समझ लीजिए ना मानने वाले और मानने वाले इसी तरह से हैं। तो अगला प्रश्न, किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है या कहते हैं? तो देव भाषा आपका है संस्कृत। देव भाषा संस्कृत, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये देवों की भाषा, कहते हैं कि ये देवों की भाषा थी संस्कृत। संस्कृत में सम उपसर्ग है, जानते रहिए। सातवां प्रश्न, किस शब्द को संधि विच्छेद करते समय बीच में, किसी शब्द को संधि विच्छेद करते समय बीच में लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं? बताइए। हम आपको बताए हैं जो बीच में चिन्ह यही लगा रहता है, जिसको हम लोग जमा भी कहते हैं। तो जमा हिंदी में नहीं है, हिंदी में पूछा जा रहा है। प्लस भी है, जमा भी है, ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? योग चिन्ह। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस तरह से आपका विराम है उसी तरह से कौन सा चिन्ह है ये, क्योंकि दो लोग को जोड़ता है इसलिए इसको नाम क्या है? योग चिन्ह है। ठीक है, शुद्ध ये लिखा गया है योग चिन्ह, चिन्ह नहीं है, योग चिन्ह। लेकिन सब लोग ये विख्यात हो गया, सब लोग चिन्ह चिन्ह कहते हैं, मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो आज से जानिए क्या है ये संधि विच्छेद के लगने वाला, बीच में लगने वाला चिन्ह योग चिन्ह। जमा भी है लेकिन यहाँ पर जमा नहीं होगा। आठवां प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? बताइए। पूर्वकालिक क्रिया कह रहा है जब कर्ता ये कार्य को समाप्त करके, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके, एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो पहले किया गया कार्य कौन सा? जो पहले किया गया कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो पहले किया गया, पूर्व किया गया, आदि में किया गया कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सोहन खाना खाकर पढ़ने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा सोहन खाना खाकर पढ़ने लगा, इसमें कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है? तो पहले क्या किया है? खाना खाया। क्या खाया है? खाना खाया, फिर पढ़ा है, यानी जो पहले किया रहेगा वही पूर्वकालिक क्रिया होगा आपका। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये तो बहुत आसान है, 1955 में हुआ है पहली बार। तो राजभाषा आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में आप एकदम रखे रहिए, पूछा जा सकता है आपसे। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, अंतिम और 10वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? बताइए। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? बताइए। अगर आपसे देवनागरी की बात करता है तो आप लोग जानते हैं 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण है देवनागरी लिपि में। आपका इसमें सब आ जाता है, छोटा आ से लेके 13 स्वर और प्लस 39 व्यंजन। अब आपको 39 व्यंजन कौन कौन है? तो 25 आपके हो गए स्पर्श, देख लीजिए, 25 आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, फिर हो गए 4 आपके ऊष्म व्यंजन, फिर हो गए 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, फिर हो गए 4 आपके संयुक्त व्यंजन, फिर आपके 2 हो गए तिगुण व्यंजन। तो 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 2 39, 39 और 13 52। 13 में क्या है? आप मूल 11 जानते हैं, और 12 है आपका अंग, और 13 है आ। ये आपके हो गए 52 वर्ण देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो ये रहे आज के 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल जो लिखकर देना है कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब। तो आप लोग घबराइए मत, आसानी से आप प्रश्न करिए।
आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एलटी जो है किसी भी वक्त मंगलवार बुधवार तक रिजल्ट पहले हिंदी का ही आएगा, और जिनका हिंदी में दोनों में है तो पहले एलटी को ज्वाइनिंग कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जो टीजीटी में है उनका आसानी से चयन सुनिश्चित होगा। तो चलिए देखते हैं 10वां आज का सवाल। तो आज के सवाल में क्या क्या सवाल आपको दिया जा रहा है। सवाल आज कुछ उच्च स्तर से हैं। आप लोग अगर कर ले जाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमको बताने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी के दो कवियों के नाम बताइए। कैसे हिंदी? पुरानी हिंदी के दो कवियों के नाम बताइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न, काव्य भाषा के रूप में अवधी का विकास और उदय कहाँ से हुआ? यानी कहाँ से हुआ आपको बताना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, किसी भी काल से आपको बताना है कैसे कैसे हुआ है। तीसरा है, किस साहित्यकार ने आधुनिक काल को दो भागों में बांट दिया है? किस साहित्यकार ने आधुनिक काल को दो भागों में बांट दिया है? चौथा प्रश्न, छायावाद युग की दो पत्रिकाएं बताइए। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं, जब आप जाएंगे वहां तो पूछेंगे, अच्छा बताइए छायावाद की दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। बस इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि उसमें से कब निकला था, कहाँ से निकल रहा है, अब कौन निकाल रहे हैं। तो ये एकदम बिल्कुल निकाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पूछेंगे आपसे। पहले पूछेंगे छायावाद की दो पत्रिकाएं बताइए, तो आप दो पत्रिका अगर बता ले जाती हैं तो उसमें से अगर उनको लगेगा तब फिर पूछ सकते हैं कौन निकालते हैं, तो हम सब आपको बताएंगे। पांचवा है, इल्हाम किसे कहते हैं? तो ये सूफी काव्य से संबंधित है। तो इल्हाम एक शब्द है, इल्हाम है, हाल है, बका है, फना है। ठीक है। इसके हकीकी है, मिजाजी है, शरीयत, तरीकत, मालफत, जबरूत, मलकूत, ये सब आदि हैं। तो हम एक एक करके सब बताएंगे। तो इल्हाम किसे कहते हैं? कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, किसी ने कहा तो हम एक प्रश्न आपके लिए डाल दें। अगर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप डालिए, इसके बाद वो आपको अगर हो सकता है तो हम किसी भी तरह से आपको जरूर देंगे। तो कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। तो क्या अंतर है आपको बताना है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए कि हिंदी विकास का कैसे विकास हुआ, पहले पाली है, प्रकृति है, क्या है, कैसे है, तो आपको आपको बताना है। हम आपको बता देंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। आठवां प्रश्न है, रीतकालीन त्रय में कौन कौन कवि आते हैं? ये देखिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। रीतकालीन त्रय में कौन कौन कवि आते हैं? ये आपको ढूंढ के, देख के, पूछ के किसी तरह से आपको जवाब देना है। गलत ही दीजिए, दीजिए लेकिन। नौवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो आप लोग को बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। अब आपसे पूछ लिया गया द्वितीय कौन सा है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे, पूरा विश्वास है। तो आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, किस बोली को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं बताइए। तो आपका अवधी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, मारवाड़ी है, मालवी है। तो तमाम जो 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। तो 18 बोलियां में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी बोली है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा, और फिर आपको अगला वीडियो अगले दिन प्राप्त होता रहेगा। इसी तरह से श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, तब तक हम करवाएंगे। अब आप लोग कहेंगे ज्वाइनिंग कैसा, पहले इंटरव्यू होगा। तो यानी इंटरव्यू तक हो जाएगा, तो इंटरव्यू तो अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग निश्चित है, हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।